जब किसी की हड्डी टूटती है ना तो एक्सरे में एक सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। डॉक्टर तुरंत इशारा करके बता देता है कि बीमारी यहाँ है और इसका ये इलाज है। बिल्कुल। इंसान होने के नाते हमें ऐसी स्पष्ट चीजें बहुत पसंद है, लेकिन मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन या खतरनाक रिश्तों का ना कोई एक्सरे नहीं होता। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिख सकता है, एकदम परफेक्ट। एक बड़ा सा घर, ऐशो आराम, एक परफेक्ट फैमिली। सही कहा। लेकिन अंदर ही अंदर हालात किसी भयानक सपने जैसे हो सकते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री और कोर्ट के कुछ दस्तावेजों पर चर्चा करेंगे। ये कहानी हैरोल्ड लैंड्री और लूसी डेवीज की है। और इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कोअर्सिव कंट्रोल यानी जोर जबरदस्ती और नियंत्रण के लक्षण क्या होते हैं और कैसे सेपरेशन ट्रिगर्ड एस्केलेशन काम करता है। मतलब अलग होने पर हिंसा का अचानक से बढ़ जाना। हाँ, एग्जैक्टली। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे फिजिकल सबूत एक अपराधी के उस झूठ को बेनकाब करते हैं जहां वो खुद को ही विक्टिम बताता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि कभी-कभी एक फेरी टेल जैसी लगने वाली जिंदगी असल में एक सोने के पिंजरे जैसी होती है। मैं जब ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी तो मैं हैरान थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए ना हमें उस शुरुआत को देखना होगा जहां से ये पावर का संतुलन शुरू हुआ था। ये बात 1999 की है। ओह, जब इंटरनेट चैट रूम्स नए-नए शुरू हुए थे। सही कहा। लोग अनजान लोगों से ऑनलाइन बातें करते थे। वहीं पर केजनएच और मिजरी नाम के दो अकाउंट्स की आपस में मुलाकात हुई। और ये केजनएच असल में हैरोल्ड लैंड्री था, राइट? हाँ, जो 53 साल का एक सेल्फ मेड ऑयल मिलियनेयर था। उसने लुइसियाना में अपनी मेहनत से करोड़ों का तेल का बिजनेस खड़ा किया था। ओके। दूसरी तरफ ये जो मिजरी अकाउंट था, इसके पीछे 28 साल की लूसी डेवीज थी। वो एक ब्रिटिश म्यूजिक स्टूडेंट थी और एक छोटे बेटे की सिंगल मदर थी। वेट, उन दोनों की उम्र में 25 साल का बड़ा फर्क था। 25 साल का फर्क। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे इस आर्थिक असंतुलन और उम्र के फर्क ने शुरुआत से ही एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पैदा कर दिया था। रुको, मुझे ना एक बात हजम नहीं हो रही। एक 53 साल का एस्टैब्लिश्ड करोड़पति आदमी अपना जमा जमाया बिजनेस, अपने दोस्त, अपना पूरा रुतबा छोड़कर एक 28 साल की स्टूडेंट के लिए अचानक लुइसियाना से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल शिफ्ट हो गया था। बाहर से देखने पर लोग इसको रोमांस का नाम दे सकते हैं कि देखो उसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। पर अगर ध्यान से सोचा जाए तो क्या ये सच में प्यार था या फिर अपने नए शिकार को पूरी तरह अपने दब्बे तले दबाने का एक तरीका? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। उसने वहां वुस्टरशायर के बेस्फोर्ड कोर्ट एस्टेट में एक आलीशान कॉट्सवुल स्टाइल मैंशन खरीदा और खुद को एक इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन के रूप में ढालने लगा, जहां लूसी के बेटे जेम्स और उनकी नई बेटी हैरियट का पालन पोषण हुआ। पर वो मैंशन तो ऐसा था जैसे उसने लूसी को दुनिया से काटने के लिए बनाया हो। एग्जैक्टली। जब एक पार्टनर, इस केस में हैरोल्ड, सब कुछ प्रोवाइड करता है, घर, लाइफस्टाइल, गाड़ियां, और दूसरे पार्टनर के पास अपने खुद के कोई साधन नहीं होते, तो वहां से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसका मतलब उसने जानबूझकर एक ऐसी स्थिति बनाई जहां लूसी पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाए। मैं इसको गोल्डन हैंडकफ्स मानती हूँ। हथकड़ियां चाहे सोने की क्यों ना हो, अगर वो आपको अपनी मर्जी से जीने नहीं दे रही तो उनका काम तो सिर्फ कैद रखना ही है। बिल्कुल सही टर्म यूज किया, गोल्डन हैंडकफ्स। क्योंकि ऐसे रिश्तों में कंट्रोल करने वाले का अहंकार बहुत बड़ा होता है। सोने की ये हथकड़ियां तब कसने लगती हैं जब उनका ईगो चोटिल होता है। और दस्तावेजों से पता चलता है कि हैरोल्ड के दोस्तों का भी यही मानना था कि शराब पीने के बाद उसका गुस्सा बहुत खतरनाक हो जाता था। वो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता था। हाँ, और उसके अहंकार का एक सबसे खतरनाक उदाहरण उसके पिछले इतिहास में छिपा था। एक ऐसा राज जो इंग्लैंड में किसी को नहीं पता था। ओह, आप लुइसियाना वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। जब मैंने वो पढ़ा तो मैं सच में चौंक गई थी। ये बात 16 साल पुरानी थी। 6 फरवरी 1994 को लुइसियाना में हैरोल्ड का किसी औरत के साथ रिलेशन था जिसके पति का नाम क्रिस प्राइस था। ओके। एक दिन दहाड़े एक ट्रैफिक लाइट पर हैरोल्ड ने अपनी गाड़ी से गन निकाली और सबके सामने भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्रिस प्राइस को गले में गोली मार दी। मतलब दिन दहाड़े, सबके सामने? हाँ, और गोली चलाने से ठीक पहले उसने चिल्लाकर कहा था कि वो उसको मारने वाला है।
क्रिस किसी तरह बच तो गया, पर उसके बाद जो हुआ वो सबसे अजीब था। हाँ, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा कि हेरोल्ड ने दावा किया कि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया है। मतलब आप गवाहों के सामने किसी को गोली मार रहे हैं और फिर खुद को बेचारा बता रहे हैं। यही तो मैनिपुलेशन है। और सबसे बड़ा शौक ये था कि लुइसियाना के कानून ने उसके इस झूठ को मान लिया। उस पर से अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज घटाकर एग्रेवेटेड बैटरी कर दिया गया। और वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया ना? एक दिन भी नहीं, सिर्फ $500 का फाइन दिया और प्रोबेशन पर छूट गया। ये पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। मुझे लगता है इस एक घटना ने उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह से बिठा दी होगी कि वो कुछ भी करके बच सकता है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में ऐसे डोमिनेंट और कंट्रोलिंग लोगों की एक खास मानसिकता होती है। वो हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हैं। उनकी हिंसा उनके लिए हमेशा जस्टिफाइड होती है, और जब सिस्टम ऐसे लोगों को छोड़ देता है तो उनका हौसला और बढ़ जाता है। वही तो, वो इंग्लैंड आ गया एक क्लीन स्लेट के साथ, जहां किसी को उसका ये खतरनाक सच नहीं पता था। और यही हौसला आगे जाकर लूसी के लिए जानलेवा साबित हुआ। लेकिन एक वक्त आता है जब सामने वाला इंसान घुटन बर्दाश्त नहीं कर पाता। 2009 तक आते आते उनकी शादी लगभग खत्म हो चुकी थी। दोनों एक ही आलीशान घर में रह रहे थे, पर अलग अलग बेडरूम्स में। लूसी अपनी आजादी चाहती थी। उसने फेसबुक के जरिए अपने एक पुराने स्कूल फ्रेंड से दोबारा संपर्क किया था, और वो डाइवोर्स चाहती थी। अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब हारोल्ड का खुद पास के इलाके में रहने वाली एक नई महिला के साथ रिलेशनशिप शुरू हो चुका था, तो वो लूसी को आजाद क्यों नहीं कर रहा था? उसके पास तो नया पार्टनर था ना। क्योंकि कोर्सिव कंट्रोल वाले रिश्तों में पार्टनर एक इंसान नहीं बल्कि एक एसेट होता है। जब हारोल्ड ने देखा कि लूसी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो उसका रिएक्शन भयानक था। उसने सबसे पहले वित्तीय हथियार यानी फाइनेंशियल वेपनाइजेशन का इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स में देखा कि उसने अपनी विल ही बदल दी ताकि लूसी को कुछ ना मिले। डिवोर्स निगोशिएशंस को उसने वॉर जोन बना दिया था। बिल्कुल, और सेपरेशन ट्रिगर्ड एस्केलेशन इसी को कहते हैं। रिसर्च दिखाती है कि जब कोई अब्यूजिव पार्टनर ये देखता है कि उसका शिकार उससे अलग हो रहा है, तो वो अपना नियंत्रण खोने के डर से सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इसी दौरान एक डिटेल आई सामने जिसने हैरोल्ड के ईगो को पूरी तरह तोड़ दिया होगा। लूसी को इन सब से दूर जाने के लिए एक अपार्टमेंट चाहिए था। उसने हैरोल्ड से पैसे मांगे, जो हैरोल्ड ने दे भी दिए। बट लूसी ने उन पैसों का कुछ और ही किया। हाँ, उसने उन पैसों से अपार्टमेंट लेने के बजाय एक बहुत ही मजबूत डिवोर्स लॉयर हायर कर लिया। हैरोल्ड को लगा होगा कि उसकी ही प्रॉपर्टी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उसका गुस्सा दिल टूटने का नहीं था, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी और पैसा खोने का था। सही कहा। और महीनों तक चला ये मानसिक दबाव आखिरकार एक भयानक मोड़ पर आ गया। 1 फरवरी 2010 की रात। उस आखिरी रात से ठीक पहले दिन के वक्त लूसी ने फेसबुक पर एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला पोस्ट लिखा था। सिर्फ 7 शब्द थे उसमें। रॉ, अनफिल्टर्ड, एक्सप्लोसिव, I've never hated someone as much as I hate someone now। सोच कर देखिए उसके अंदर कितनी घुटन रही होगी। हाँ, और उस रात उस आलीशान मैंशन के किचन में एक आखिरी झगड़ा शुरू हुआ, जो शुरुआत में फर्नीचर को लेकर था। हैरोल्ड ने कोर्ट में दावा किया था कि लूसी ने उसे धक्का दिया था, और उसने पैनिक में आकर ग्रेनाइट का एक रोलिंग पिन लूसी पर फेंक दिया। और उसने वही पुरानी 94 वाली ट्रिक अपनाई ना, सेल्फ डिफेंस और प्रोवोकेशन का दावा करके कि लूसी ने पहले चाकू उठाया था। एग्जैक्टली। पर इस बार फॉरेंसिक एविडेंस ने उसके इस झूठ को पूरी तरह तोड़ दिया। असलियत ये थी कि ये कोई अचानक हुआ हमला या सडन लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं था। तो एक्चुअली हुआ क्या था उस रात? एक चेस हुआ था। किचन में हमले के बाद लूसी खून से लथपथ हालत में घर से बाहर भागी। वो चिल्लाई, अंधेरे में पड़ोसियों के घर की तरफ भागकर मदद मांगी। और हैरोल्ड उसके पीछे भागा? हाँ, हैरोल्ड ने उसको वहां बाहर ड्राइववे पे पकड़ा, उसे जमीन पर गिराया और 1-2 बार नहीं 23 बार चाकू घोंपा, और चाकू को उसके शरीर के अंदर ही छोड़ दिया। 23 बार? माय गॉड, ये प्रोवोकेशन कैसे हो सकता है? जमीन पर पड़ी एक घायल महिला पर बार बार हमला करना प्रोवोकेशन नहीं है, ये तो एक ठंडे दिमाग से किया गया खून है। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने इस बात को साबित करने के लिए 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि चाकू मारने की जगह कहाँ थी, खून के निशान कहाँ से शुरू हुए थे। इस सबूत ने स्नैपिंग यानी आपा खो बैठने की थ्योरी को ध्वस्त कर दिया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या 23 बार चाकू मारना और इतनी दूर तक पीछा करना एक सडन लॉस ऑफ कंट्रोल का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि उस वक्त घर में उनकी 7 साल की बेटी और 14 साल का बेटा मौजूद थे। हाँ, और अपराध के बाद हैरोल्ड का कदम ये साफ कर देता है कि उसका दिमाग पूरी तरह सचेत था। उसने क्या किया?
पुलिस के आने से पहले वो शांति से अपनी नई पार्टनर के घर गया। उसने उसे 30,000 पाउंड के बैंकर्स ड्राफ्ट्स दिए, ब्लैंक साइन चेक्स दिए और कार की चाबियां दी, और बस इतना कहा कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। वेट, सच में? मतलब उसकी पत्नी खून से लथपथ बाहर पड़ी है, बच्चे अकेले घर में हैं और उसे फिक्र थी अपने पैसों की, अपना पैसा सेव करने की। यही तो। और ट्रायल में उसने एक और नाटक किया। फरवरी 2011 में जब वुल्वरहैम्पटन क्राउन कोर्ट में केस शुरू हुआ तो हेरोल्ड स्टैंड पर रोते हुए बोला कि उसे तो चाकू मारने की घटना याद ही नहीं है। ओह, एमनीजिया का दावा। हाँ, डिसोसिएटिव मेमोरी गैप्स। मनोविज्ञान में सदमे के बाद ऐसा होता है, पर यहाँ ये एक चालाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। चाकू मारने की घटना भूल सकता है, लेकिन अपने पैसे और चेक्स का बंदोबस्त करने के बारे में इतना सचेत रह सकता है। ये तो सीधा सीधा झूठ था। ज्यूरी ने भी यही सोचा। उन्होंने 4 घंटे से भी कम समय में उसे मर्डर का दोषी पाया। और यूएस लॉ का एक एस्पेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ट्रायल के दौरान ज्यूरी को उसके 94 वाले क्राइम के बारे में नहीं बताया गया था, राइट? बिल्कुल। गिल्ट फेस खत्म होने के बाद ही उन्हें लुइसियाना का सच बताया गया, ताकि फैसले में पहले से पक्षपात न हो। ये एक बहुत ही फेयर सिस्टम है, पर जज का बयान भी बहुत सटीक था ना? हाँ, जज ने सेंटेंस सुनाते वक्त कहा कि उसके अंदर एक ऐसा ट्रेट है जो चैलेंज होने पर खतरनाक हिंसा का रूप ले लेता है। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, मिनिमम 16 साल के लिए। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ यही निकलता है कि कोएसिव कंट्रोल हमेशा मारपीट से शुरू नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये पैसों, अकेलापन और उन गोल्डन हैंडकफ से शुरू होता है। अब्यूजर हमेशा खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करता है, खासकर तब जब पार्टनर आजाद होना चाहे। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी टॉक्सिक रिश्ते में लीव करने का यानी अलग होने का समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर से परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी के पीछे की सच्चाई कुछ और ही हो सकती है। सही कहा। अगर आपके आसपास किसी दोस्तों या पड़ोसियों को ऐसे रेड फ्लैग्स दिखें तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक चिंताजनक सवाल है जो मुझे अंदर तक परेशान कर रहा है। क्या? सोचिए, अगर 1994 में लुइसियाना के जस्टिस सिस्टम ने हेरोल्ड के सेल्फ डिफेंस वाले झूठ को ना माना होता, अगर उसे एक मामूली जुर्माने के साथ ना छोड़ा होता, तो क्या आज लूसी डेविस जिंदा होती? ये बहुत ही डीपली डिस्टर्बिंग थॉट है। क्या हमारी सोसाइटी और कानून प्रणाली पहली वार्निंग साइन को अनदेखा करके भविष्य की ऐसी भयानक घटनाओं की जमीन खुद तैयार करती है? सोचने वाली बात है। ऐसे अपराधी कानून के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और इसकी कीमत किसी मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।